हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टडी पॉइंट में। आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 की बात करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 4, ये है हमारा चैप्टर नंबर 1, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। इससे पहले हम इसके 3 लेक्चर दे चुके हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। आप लेक्चर नंबर 4 देखने से पहले उन तीनों को ज़रूर देख लें, जो कि प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और आगे हमने आप लोगों के लिए गिव अवे रखा है कि जो भी स्टूडेंट हैं जो कि न्यू 200 फॉलोअर बनेंगे, उनके लिए हम फ्री में एकदम बढ़िया हैंड राइटिंग में और सिंपल लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। आपके लिए गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर देना है, ताकि जैसे ही हमारे 200 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकें। ये हमारे इस चैप्टर का हो सकता हो लास्ट लेक्चर हो सकता हो हम इसी लेक्चर में आपका ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा दें। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। इस लेक्चर का जो पहला टॉपिक है वो है अवशिष्ट पदार्थ, मतलब वेस्ट मटेरियल क्या होता है। तो देखिए, जो कि है अवांछित या अनुपयोगी पदार्थों को अवशिष्ट या अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। अवांछित जैसे कि ऐसी चीज़ें, ऐसे पदार्थ जो कि अब हमारे कार्य के नहीं हैं या फिर जो हमारे अब उपयोग में नहीं आ सकते, उन पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। अपशिष्ट कोई भी वस्तु हो सकती है जिसका प्रारंभिक उपयोग लेने के बाद यह खराब या अनुपयोगी और बेकार हो जाती है। देखो, जो ये अपशिष्ट पदार्थों का इसमें वर्गीकरण दिया हुआ है, पहला होता है ग्रामीण अपशिष्ट, दूसरा होता है शहरी अपशिष्ट। तो हम पहले की बात करेंगे। पहला है ग्रामीण अपशिष्ट। तो कृषि एवं पशुपालन कार्य से प्राप्त अपशिष्ट ग्रामीण अपशिष्ट कहलाते हैं। मतलब जो खेती द्वारा और पशुपालन द्वारा प्राप्त जो अपशिष्ट होता है उसको हम ग्रामीण अपशिष्ट कहते हैं। इसमें क्या आता है, जैसे कि पशुपालन द्वारा जो अपशिष्ट होता है, जैसे कि गोबर हो गया, और कृषि द्वारा जैसे कि जो गांव में गन्ने वगैरह होते हैं उसके जो छिलके होते हैं, पताई कहते हैं, वो सब ये अपशिष्ट जो है वो ग्रामीण अपशिष्ट में आते हैं। दूसरा है शहरी अपशिष्ट। देखो, ये घरेलू वस्तुओं या नगर सीमा में औद्योगिक संस्थाओं में प्राप्त अपशिष्ट होते हैं। जैसे कि ये कौन से अपशिष्ट होते हैं, ये जो कि नगर सीमा है या फिर जो अपने घरेलू वस्तुएं हैं जिन्हें हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं और वो दोबारा उपयोग में नहीं आती हैं, वो अपशिष्ट बन जाती है। जैसे कि अपने एकदम बेस्ट जो ऑप्शन है वो पॉलीथीन एकदम बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि पॉलीथीन वगैरह हो गई, उसे एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो दोबारा वो एक तरह से अपशिष्ट ही हो जाता है। उसका कोई व्यक्ति होता है जो कि उसका दोबारा उपयोग करता है। अब जो ये है ना शहरी अपशिष्ट, इसके भी इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहला है ठोस अपशिष्ट, दूसरा है द्रव अपशिष्ट, यानी कि सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट। और जो इसका पहला है उसकी हम बात करेंगे। ठोस अपशिष्ट वे ठोस पदार्थ हैं, जैसे कि पत्र, समाचार पत्र हो गया, यानी कि जो पेपर वगैरह होता है, अखबार, डिब्बे हो गए, बोतल हो गए, टूटा हुआ कांच हो गया, ये प्लास्टिक की जो वस्तु हो गई और पॉलीथीन हो गई, ये सब किस में आते हैं, ठोस अपशिष्ट में। जो पदार्थ ठोस होते हैं, जो अपशिष्ट ठोस होते हैं, उनके लिए हम ठोस अपशिष्ट बोलते हैं। इसमें देखो एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं, जैसे कि समाचार पत्र हो गया, यानी कि अखबार वगैरह, डिब्बे, बोतल। अब दूसरा है द्रव अपशिष्ट, यानी कि लिक्विड वेस्ट। यह जल पर आधारित अपशिष्ट है। मतलब जो यह अपशिष्ट होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो मुख्यतः अपशिष्ट संकीर्णीय स्रोत यानी कि एक्टिवेशन सोर्स से प्राप्त होते हैं। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है अपशिष्ट के स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ वेस्ट, कि जो अपशिष्ट है, वेस्ट है, इसका मेन सोर्स क्या है, ये आते कहाँ से। पहला है औद्योगिक अपशिष्ट, मतलब इसका जो पहला स्रोत है वो है औद्योगिक, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ से अपशिष्ट आते हैं, यह है इसका पहला स्रोत। देखो, इसमें ठोस और द्रव प्रकार के अपशिष्ट होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। यह विभिन्न धातुओं की प्रतिक्रियाओं से बनता है तथा इसमें हानिकारक रासायनिक और ठोस धात्विक अपशिष्ट होते हैं। मतलब इसमें सभी प्रकार के होते हैं। मतलब इसमें लिक्विड वेस्ट भी आता है और सॉलिड वेस्ट भी आता है, जो औद्योगिक अपशिष्ट है इसके अंदर। और इसमें कुछ रासायनिक, कुछ हानिकारक रासायनिक और ठोस धात्विक अपशिष्ट भी होते हैं। दूसरा है घरेलू अपशिष्ट, मतलब जो अपने डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जो अपने घर से जो अपशिष्ट निकलता है उसके लिए हम बोलते हैं घरेलू अपशिष्ट। देखो, इसमें सभी कचरा आ गया, धूल आ जाती है और मल अपशिष्ट आ जाता है, दहनशील और अदहनशील पदार्थ आदि आते हैं। दहनशील पदार्थ जैसे कि कागज़ वगैरह हो गया, ये सब दहनशील पदार्थ है। और अदहनशील पदार्थ वो हो जाते हैं जैसे कि कोई एकदम सॉलिड है,
जैसे कि हम लोहे वगैरह मान लेते हैं जो कि अब हमारे कार्य का नहीं है, उसे हम अपशिष्ट बोल सकते हैं, वो हमारे अदहनशील में हो जाएगा। जब इस अपशिष्ट का खुले में निदान किया जाता है तो इससे बहुत हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। निदान का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, और इसकी अलग अलग वो होती हैं, जैसे कि मिट्टी में दबाना या फिर दहन क्रिया करना। ये अभी हम आपको अगले पेज पे बताएंगे। हमारा जो अगला है वो है कृषि अपशिष्ट। देखो इसमें फसल और घरेलू पशुओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट आते हैं। कृषि अपशिष्ट में हमने आपको पीछे ही बताया था कि जो फसल है, खेती वगैरह है, और जो घरेलू पशु हैं जैसे कि उनका गोबर वगैरह हो गया, ये जो अपशिष्ट हैं ये कृषि अपशिष्ट में आते हैं। खुले में इस अपशिष्ट का निदान करने से मनुष्य और पशुओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं। जैसे कि अगर हम इसका खुले में निदान करते हैं, मतलब अगर हम इसे निपटान विधि करते हैं इसकी खुले में, तो उससे जो गैस वगैरह निकलती है उससे पशुओं को और जो मनुष्य हैं इनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बन सकती हैं। और पावर प्लांटों से उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश का मतलब ये है कि जो फ्लाई वगैरह होती है, ऐश का मतलब होता है राख, कि जब हम फ्लाई के लिए जलाते हैं तो जो फ्लाई की राख होती है वो भी अपशिष्ट में आती है। अगला है चिकित्सालय अपशिष्ट, मतलब हॉस्पिटल वेस्ट। इस प्रकार के अपशिष्ट सबसे अधिक हानिकारक होते हैं क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें जो होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं जो संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों का कारण बनते हैं। संक्रामक रोग आपको पता होंगे, मतलब ऐसे रोग जो कि एक दूसरे को टच करने से या फिर पास जाने से फैलते हैं, जैसे कि खांसी तो नहीं, फिलहाल जुकाम हो गया, जैसे जुकाम हो गया। और असंक्रामक रोग जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह, ये असंक्रामक रोगों में आती हैं। आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि ये ITI से अलग है, बट फिर भी जो हमें आता है हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें उस चीज़ की। अगला है कार्यशाला में अपशिष्ट पदार्थ। तो कार्यशाला में अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि तेलीय अपशिष्ट हो गए, जैसे कि लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, कूलेंट हो गया। अगला है कॉटन वेस्ट। कॉटन में रुई, आपको पता है ना, जैसे कि चोट वगैरह ले आती तो रुई का इस्तेमाल करते हैं, ये सब आता है कार्यशाला में। कॉटन वेस्ट हो गया। विभिन्न पदार्थों की धात्विक छीलन, कि जो पदार्थ होते हैं उनका धात्विक छीलन, मतलब जैसे कि लोहे का पदार्थ है, हम उसके लिए रेती से उसके दांत बना रहे हैं, तो उससे जो एकदम महीन महीन टुकड़े निकलते हैं उसके लिए बोलते हैं धात्विक छीलन, मतलब धातु की जो छीलन होती है उसके लिए बोलते हैं धात्विक छीलन। अगला है वैद्युतिक अपशिष्ट, जैसे उद्योग के पश्चात टूटे फूटे तार, पाइप आदि, ये आते हैं हमारे वैद्युतिक अपशिष्ट में। जैसे कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमने तार को काटा है या फिर छीला है, तो उसके जो टूटे फूटे तार और पाइप वगैरह होते हैं ये सब आते हैं हमारे वैद्युतिक अपशिष्ट में। हमारी जो अगली हेडिंग है वो है अपशिष्ट के निदान की विधियाँ, कि जो अपशिष्ट है उसकी हम निदान, मतलब उसको डिस्पोज कैसे कर सकते हैं। मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, हमने आपको बताया था, जो पहला होता है पुनर्चक्रण, दूसरा खाद बनाना, ये आपको विस्तार से अभी अगले पढ़ाएंगे, फिर आप इनके प्रकार सुन लीजिए। पुनर्चक्रण, खाद बनाना, ज़मीन के गर्त भरना, मतलब ज़मीन के अंदर भर देना, दहन मतलब जलाना, और अपशिष्ट मिश्रण और पुनः उपयोगी बनाना पशुओं के भोजन के रूप में। जैसे कि हमारे जो घरेलू अपशिष्ट हो गए, जैसे कि सब्जी वगैरह हो गई, सब्जी की छिक्कल हो गए, उनके लिए हम पशुओं के भोजन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है ज्वलनशील लकड़ी, जैसे कि ये भी जैसे कि घर पे हमारा फर्नीचर का कार्य हो रहा है, अब जो लकड़ी रह गई है वो हमारे लिए तो अपशिष्ट ही है, हमारे कार्य की नहीं है तो अपशिष्ट हो गई, तो उसे हम जला देंगे तो वो ज्वलनशील लकड़ी उसी चीज़ का एग्जाम्पल दिया है। तो हम एक एक हेडिंग करके पढ़ते हैं। पहला है हमारा पुनर्चक्रण, क्योंकि यह अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बहुत ही उपयोगी तरीका है। मतलब जैसे कि जो इसमें दिया है ना अपशिष्ट प्रबंधन, इसका मतलब ये है कि डिकम्पोज करने के लिए ये बहुत ही सरल और उपयोगी तरीका है। देखो यह महंगा नहीं है और आसानी से किया जा सकता है पुनर्चक्रण। यदि आप पुनर्चक्रण करते हैं तो ऊर्जा स्रोत की बहुत बचत होती है और प्रदूषण भी कम होता है। पुनर्चक्रण का मतलब ये होता है रिसाइकलिंग। जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि पॉलीथीन हो गई, हमने एक बार उसका इस्तेमाल किया, अब वो हमारे लिए अपशिष्ट बन गई है। अब हम कोशिश करें कि हम उसका दोबारा उसके लिए किसी चीज़ में उपयोग ले सकें, उसके लिए बोलते हैं रिसाइकलिंग करना, किसी चीज़ में उसका उपयोग ले सकें। अगला है खाद बनाना। देखो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हानिकारक उत्पादों से पूर्णतः मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में पदार्थ उसके कार्बनिक अवयवों में विभक्त होकर खाद के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं।
जैसे कि कुछ पदार्थ हैं, जैसे कि लकड़ी वगैरह हो गया, कागज़ हो गया, इसके लिए हम अगर खेतों वगैरह में डाल देते हैं तो ये खाद बन जाएगा कुछ टाइम बाद। जैसे कि कुछ अपना ही मल वगैरह हो गया, ये सब डिकम्पोज हो जाता है खाद के रूप में। अगला है ज़मीन की गर्तों को भरना। जैसे कि कुछ हमारे पास अपशिष्ट पदार्थ हैं और कहीं पर गड्ढा वगैरह है, तो हम उनके लिए वहाँ पर भर देंगे ताकि जो ज़मीन की गर्त है उनको भरा जा सके। जैसे कि जिस अपशिष्ट का पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता, उन्हें शहर के निचले क्षेत्र में जो पतली परत के रूप में बिछाया जा सकता है। अपशिष्ट की प्रत्येक परत के ऊपर मिट्टी की एक परत बिछाई जाती है। जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो इस क्षेत्र को गृह निर्माण के अनुपयोग के लिए घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि अब हम पुनः उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हम क्षेत्र के बाहर जो निचले हिस्से हैं उनके एक हम परत बना देते हैं, उनकी एक पतली सी परत, और बाकी उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी भी डाल देते हैं ताकि जो भी हमने अपशिष्ट वहाँ पर दबाया है वो बाहर से ना दिखे। अगला है दहन। देखो, यह कूड़ा कचरा को जलाने की प्रक्रिया है जिससे अपशिष्ट अदहनशील राख, धुआं और ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो भी अपशिष्ट है जो हमारे कार्य करनी है, जैसे कि कोई भी कागज़ हो गया, अखबार हो गया या लकड़ी वगैरह हो गया, उसका हम दहन कर सकते हैं जो हमारे काम करनी है। यह कूड़ा कचरा को जलाने की प्रक्रिया है, यह हो गई हमारी दहन प्रक्रिया। अगला जो है वो है पुनः उपयोगी बनाना। तो इस प्रक्रिया में अपशिष्ट पदार्थ जैसे डिब्बे हो गया, प्लास्टिक की बोतलें हो गई, इनको गलाकर पुनः उपयोग हेतु बनाया जाता है। जैसे कि इस प्रकार के प्रक्रम में अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कुछ प्लास्टिक के वो हो गए तो उनके लिए हम दोबारा रिसाइकलिंग करके उन्हें पुनः उपयोग में ले सकते हैं। अगला है पुनः उपयोग करना, यानी कि रीयूज़ करना। किसी अपशिष्ट पदार्थ को फेंकने से पूर्व उसे साफ करके पुनः उपयोग हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे आइसक्रीम या मक्खन के डिब्बे की जो खाली होने पर उन्हें साफ करके नट व स्क्रू रखने योग्य बनाया जा सकता है। देखो, हमारे तो कॉलेज में ऐसा होता है, जो ये रीयूज़ वाली प्रक्रिया है इसे हम अपनाते हैं। हमारे कॉलेज में जैसे कि सर ने हमसे रसगुल्ले वगैरह मंगाए, हम लेकर आए। अब जो वो डब्बा है उसे फेंकने से बढ़िया ये है कि हम उसके लिए धुल लेते हैं, वो हमारे काम आ जाता है। उसमें नट बोल्ट रख लेते हैं या फिर कुछ और भी। यह जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं रीयूज़ करना, मतलब किसी भी चीज़ का पुनः इस्तेमाल करना, ये कहलाता है रीयूज़। अगला है जानवरों को खिलाना। जैसे कि इसमें यहाँ सब्जियों की छीलन एवं जूठन आदि का उपयोग करके जो छोटे जानवरों को, जैसे कि खरगोश हो गए एंड लैमस्टर हो गए, इन सबको खिलाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। मांस के टुकड़े व हड्डियों का उपयोग कुत्तों को खिलाने में किया जा सकता है। इसमें जो अगला है वो है जानवरों को खिलाना। जैसे कि हमारे जो घर के अपशिष्ट हैं, जैसे कि सब्जी की छीलन हो गई या फिर जूठन वगैरह हो गई, ये सब हम जानवरों को खिलाकर इनका क्या कहते हैं, सॉरी मतलब इनका निदान कर सकते हैं। अगला है ज्वलनशील लकड़ी, यानी कि फायरवुड। तो सामान्यतः लकड़ी का उपयोग कुर्सी, मेज तथा अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में कोई भी फर्नीचर बनाने से पूर्व लकड़ी का अगर कोई भाग या टुकड़ा कटा हुआ रह जाता है, जिस प्रक्रिया के दौरान लकड़ी के बचे हुए भाग को या टुकड़ों को ज्वलनशील लकड़ी के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कि ज्वलनशील लकड़ी या फिर हम कोयला समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे घर पर फर्नीचरिंग का काम हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो उसमें लकड़ी वगैरह रह गई है ठंडों में हमारे काम आता है वो जलाने के, या फिर हम उसका कोयले के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। बाकी हम आपके लिए कुछ यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं ये आपको समझा दे रहे हैं। और बाकी कल हो सकता हो शाम को, या फिर हाँ कल शाम को 8 बजे लाइव क्लास चलेगी, जिसमें ये चैप्टर नंबर जो 1 है इसके हम लगभग 50 MCQ आपको समझाएंगे। और हाँ 50 MCQ कल और 50 MCQ परसों, जो भी हमारा चैप्टर होगा उसके लास्ट में आपके लिए MCQ भी पढ़ाए जाएंगे। तो इसके जो 50 MCQ हम आपको कल कराएंगे, इसलिए कल आप 8 बजे या 8:30 बजे लाइव आ जाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। अगला है विद्युत चालित उपकरण। ये है हमारे महत्वपूर्ण बिंदु। ये जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया है वो यहाँ पर सब एकदम शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। विद्युत चालित उपकरण जैसे कि मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर इत्यादि का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत का कार्य करने वाला कारीगर विद्युतकार कहलाता है। इसमें जो है इसमें इलेक्ट्रीशियन की
परिभाषा दी हुई है कि जो एक इलेक्ट्रिशियन होता है उसका कार्य क्या होता है। विद्युत चलित उपकरण जैसे कि मोटर हो गए, जनरेटर हो गए, उन सब की मरम्मत करना, अनुरक्षण करना तथा उनको लगाना, ये जो कार्य है, ये कार्य करने वाला जो कारीगर होता है उसको हम विद्युतकार कहते हैं। दूसरा है दुर्घटना एक अनियोजित एवं अनियंत्रित घटना है जिससे किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति की क्रिया या प्रतिक्रिया के कारण व्यक्तिगत चोट लगने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि इसमें ये दुर्घटना की बोली हुई है डेफिनेशन की दुर्घटना होती है। दुर्घटना एक अनियोजित एवं अनियंत्रित घटना है, मतलब एक ऐसी घटना है जिसे हम ना तो नियोजित करते हैं और ना तो उसे हम नियंत्रण किया जा सकता है, और जिससे किसी भी व्यक्ति की क्रिया या प्रतिक्रिया के कारण व्यक्तिगत चोट लगने की संभावना बनी रहती है। ऐसी घटना के लिए हम दुर्घटना कहते हैं। अगला है वैद्युतिक दुर्घटना से अभिप्राय किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगने से भी है। जैसे कि किसी व्यक्ति का अगर विद्युत झटका लग जाता है तो उसके लिए हम वैद्युतिक दुर्घटना बोलते हैं। और सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है, जिस कारण हमें विद्युत झटके का आभास होता है। जो विद्युत झटका हमें कैसे लगता है, जो हमारी बॉडी है वो सामान्यतः 90 वोल्ट तक कंटेन कर सकती है। ये 90 वोल्ट तक अगर हमें झटका लगता है तो ज़्यादा अनुभव नहीं होगा, और अगर 90 वोल्ट से अधिक झटका लगता है तो हमारे बॉडी में एक अलग प्रकार का तीव्र झटके का अनुभव प्रतीत होता है, जिसे हम वैद्युतिक झटका बोलते हैं। देखो, विद्युत झटका लगने से शरीर पर छाले पड़ना, किसी अंग का मांस जलना या श्वास में रुकावट उत्पन्न होना आदि क्षतियाँ हो सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति को झटका लगता है तो हो सकता है उसका कुछ अंग जल जाए या फिर मांस जल जाए, या हो सकता है अगर उसे ज़्यादा तीव्र झटका लगा है तो उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। अगला है, यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश विद्युत के संपर्क में आ गया हो तो उसे छुड़ाने से पूर्व सर्वप्रथम विद्युत लाइन के जो मेन स्विच होता है उसको ऑफ कर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया तो हमें उसे छुड़ाने से पहले क्या करना है, जो मेन सप्लाई है उसको ऑफ कर देना है। अगला है, व्यावसायिक खतरों से आशय, जख्म या अस्वस्थता कार्यस्थल वातावरण की नष्टता या इनके संयुक्त रूप से है। कि जो व्यावसायिक खतरे होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि व्यावसायिक खतरा किसी भी व्यक्ति को जख्म आ जाना या फिर अस्वस्थता या कार्यस्थल वातावरण की नष्टता, ये सब आता है हमारे व्यावसायिक खतरों में। अगला इसमें है, किसी भी स्थान पर अथवा कार्यशाला में दुर्घटना से बचने के लिए विभिन्न सुरक्षा संकेत उपलब्ध होने चाहिए। कि जो भी जैसे कि हम मशीन पर एक सुरक्षा चिन्ह लगाएं, खतरा वाला, वार्निंग वाला, और हम एक सूचनात्मक चिन्ह लगाएं फर्स्ट एड बॉक्स वाला, ये इससे क्या होगा, इससे थोड़ी जो दुर्घटना की संभावना है वो कम हो जाएंगी। अगला है, तेलीय स्तर की सफाई हेतु प्रायः लकड़ी का बुरादा प्रयोग में लाया जाना चाहिए। कि जो भी तेलीय सतह है, मतलब फर्श वगैरह हो गया, यहाँ पर तेल पड़ा हुआ है, उसकी सफाई के लिए हमें क्या करना है, लकड़ी के बुरादा का प्रयोग करना है। देखो, फ्यूज़ सदैव फेस तार पर संयोजित किया जाता है। आपके लिए पता है, जो फ्यूज़ होता है उसके लिए सदैव हम फेस तार पर संयोजित करते हैं, क्योंकि फ्यूज़ जो है वो हमें, क्योंकि जब भी ओवरलोड आता है तो हमारा जो फ्यूज़ है वो उड़ जाता है, जिससे कि हमारा उपकरण वगैरह ख़राब नहीं होते हैं, इसलिए इसे सदैव फेस तार पर संयोजित करते हैं। जो विद्युत तार के जूते प्रायः रबड़ के बनाए जाते हैं। ये अगले आपको एमसीक्यू में दिया हुआ है कि जो विद्युत तार के जूते हैं वो किसके होने चाहिए, वो रबड़ के होने चाहिए। आपके लिए जो ये सारे इम्पॉर्टेंट जो ये बिंदु हैं आपको ये सारे पढ़ लेना है, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए आपके उसमें एमसीक्यूज़ में ज़रूर मिल जाएंगे। हम आगे इसमें कुछ जो मुख्य बिंदु हैं आपको हम वही पढ़ाएंगे। जैसे कि ये देखो, लकड़ी, कागज़, कपड़ा, जूट आदि से लगने वाली जो अग्नि है वो श्रेणी ए में आती है। श्रेणी ए के अंतर्गत कौन सी अग्नि आती है, जैसे कि लकड़ी से या फिर कागज़ से या कपड़ा से जो आग लगती है उसे श्रेणी ए में आती है। श्रेणी बी में कौन सी आती है, जैसे कि मिट्टी के तेल द्वारा या पेट्रोल द्वारा या डीजल द्वारा जो लगती है, उसके लिए जो अग्नि है वो श्रेणी बी में आती है, और उसको बुझाने के लिए झाग वाले या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला है, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए रेत का प्रयोग किया जाता है,
और अगला है CCl4, इसका पूरा नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो कि एक अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारा मेन पॉइंट है वो है प्राथमिक उपचार। बॉक्स में बर्नॉल, डेटॉल, बीटाडीन ट्यूब आदि दवाएं रखी होनी चाहिए। प्राथमिक उपचार बॉक्स यानी फर्स्ट एड बॉक्स, इसके अंदर एक पट्टी हो, रुई हो, बीटाडीन हो, डेटॉल हो, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को कार्यखंड में कार्य करते समय थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो उसका हम खुद ही ट्रीटमेंट कर सकें। अगला है PPS साधन है जो विविध रूपों से मानव शरीर की आवरण के रूप में रक्षा करता है। जो PPS है इसका मतलब इसे हम इंस्टॉलेशन भी बोल सकते हैं। ये होना आवश्यक है हमारे उपकरणों पर, जैसे कि ये हमें विद्युत झटका लगने से बचाता है। अगला है अवांछित या अनुपयोगी पदार्थों को अपशिष्ट कहते हैं। ये हमने अभी आपको पढ़ाया ना, अपशिष्ट पदार्थ कौन से होते हैं? जो अवांछित होते हैं या फिर अनुपयोगी होते हैं, जिनका हम अब उपयोग नहीं करेंगे, वो होते हैं अनुपयोगी पदार्थ यानी कि अपशिष्ट पदार्थ। अगला है अपशिष्ट सजीवों द्वारा उत्पन्न या फिर प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ उद्योग एवं कृषि कार्य आदि से व्यय होने वाले उत्पादन होते हैं। अगला है तेलीय अपशिष्ट, जैसे लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, कोलेंट हो गया और कॉटन वेस्ट हो गया। ये विभिन्न पदार्थों की धात्विक शीलन तथा वैद्युतिक अपशिष्ट, जैसे उपयोग के पश्चात टूटे फूटे तार, पाइप आदि कार्यशाला के अपशिष्ट पदार्थ हैं। जो ये इसमें लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह दिया है, ये सब कैसे पदार्थ हैं? ये सब कार्यशाला के अपशिष्ट पदार्थ हैं, मतलब कार्यशाला अपशिष्ट पदार्थ। ये हमारा पहला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और बाकी कल हम आपके लिए MCQ पढ़ाएंगे और कल क्लास 8 बजे लाइव रहेगी यूट्यूब पर। और बाकी आपके लिए सारी जो वीडियोस जो हम अपलोड कर रहे हैं डेली, उनकी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और अगर कुछ वीडियो में कमी हो, जैसे कि हमें कुछ बताने में दिक्कत आ रही है या फिर और कुछ भी, तो आप एक सजेशन के तौर पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।